ये देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है ये। CSGM यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 23 और 24 यानी 2023-24 में आया हुआ है। C010205T ये इसका जो है पेपर कोड था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और ध्यान रखिएगा उसमें 75 आपको करने होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बैट बॉल, इसका एक उदाहरण है। बैट बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ध्यान रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड यानी पूरक मांग। तो पूरक मांग एक ऐसी मांग होती है जिसमें हम साथ साथ, जैसे बैट बॉल, ठीक है, पैंट शर्ट, पेट्रोल कार, ये साथ साथ जो चलती हैं चीजें एक साथ खरीदी जाती हैं उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड इट्स प्राइस। तो आपूर्ति की गई मात्रा यानी कि बेचने के लिए कितनी मात्रा रखी गई है उसको बोलते हैं आपूर्ति। तो ध्यान रखिएगा इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है यानी प्रत्यक्ष, यानी सप्लाई। तो ध्यान रखिएगा सप्लाई और प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी और अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड में उल्टा होता है, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी और प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। तो उसको हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ सप्लाई की बात कर रहा है तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है ना, यानी कि प्रत्यक्ष होता है। इसको पॉजिटिव रिलेशन भी कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी जो मांग की लोच क्या होती है, तो मांग की लोच का फार्मूला ध्यान रखिए क्या होता है, मांग में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, यानी प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इससे हमारा निकल के आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सेम डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच कहती होती है, तो यानी डिफरेंट होती है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि भिन्न भिन्न होती है, अलग। कहीं पर मान ली कहीं से ज़्यादा होती है, ठीक है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर बराबर होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर हमारा डिफरेंट। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज साइंटिफिकली डिफाइंड बाय। तो ध्यान रखिएगा मांग की क्रॉस लोच को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया गया था ये रॉबर्ट ट्रिफिन के द्वारा, यानी कि रॉबर्ट ट्रिफिन ने इसको वैज्ञानिक रूप से इसको परिभाषित किया था। लेकिन ये ध्यान रखना है जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया किसने था, तो ये प्रोफेसर मूर ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर लग्जरी गुड्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो ये ध्यान रखिएगा लग्जरी गुड्स के लिए हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो अत्यधिक लोचदार होती है, यानी हाई इलास्टिक होती है, यानी कि अगर जैसे ही रेट बढ़ जाएगा किसी चीज़ का तो हम सबसे पहले कौन सी चीज़ खत्म करेंगे, जो हमारी विलासिता की चीज़ें होंगी, लग्जरी चीज़, जैसे टीवी है, फ्रिज है, सोफा खरीदने जा रहे हैं तो पहले उनको कहेंगे अरे भैया अभी नहीं खरीदेंगे, जब सस्ता होगा तब खरीदेंगे। तो इसीलिए ये जो लग्जरी वाली गुड्स होती हैं इनकी हाईली इलास्टिक होती है और जैसे रेट कम हो जाएगा सबसे पहले हम लोग इन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, A given large proportionate fall in price is followed by a smaller proportionate increase in demand, the demand is said to be। कीमत में एक बड़ी अनुपातिक गिरावट के बाद मांग में एक छोटी अनुपातिक वृद्धि होती है तो मांग को क्या कहा जाता है, यानी कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई लेकिन जो डिमांड बढ़ी वो थोड़ी सी बढ़ी, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी अपेक्षाकृत अलोचदार मांग, ठीक है, इसको बोलेंगे अलोचदार मांग, अपेक्षाकृत यानी रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी इसमें ज़्यादा लोच नहीं होता है। इन इकोनॉमिक्स द टर्म प्रोडक्शन मीन्स, तो प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता का निर्माण, यानी कि हम कोई चीज़ क्यों खरीदते हैं, कोई उत्पादन हमारे लिए क्यों करता है, क्यों, क्योंकि उसमें वो उपयोगिता का निर्माण कर देता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कोई भी चीज़ बना रहा है तो इस तरीके बना दे रहा है कि सीधे हमें खाने में अच्छी लगती है। जैसे मान लीजिए आइसक्रीम है, आइसक्रीम है तो यानी कि दूध है, फ्लेवर है और शुगर है, वो मिला के और उसको ठंडा करके इस तरीके आपको दिया जाता है, तुरंत उसमें क्रिएशन यूटिलिटी पैदा कर दी, यानी उपयोगिता। तो जैसे ही गर्मी में आइसक्रीम आदमी देखता है तुरंत वो खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन इसी जगह अगर उसको दूध दे दिया जाए, क्रीम दे दिया जाए, शुगर दे दिया जाए, अलग अलग मिला के इतना प्रोसेस करके आप इसके बाद खाओ तो कोई आदमी नहीं खाएगा, क्या अरे इतना कौन बवाल करे, कोई नहीं खाएगा। लेकिन क्या किया, प्रोडक्शन हुआ
आइसक्रीम का उसने यूटिलिटी पैदा कर दी इस चीज के लिए, इस तरीके का निर्माण करके आपके सामने रखा कि सीधे आपने लिया और सीधे खाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होती है प्रोडक्शन का मतलब। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ आ गए। लैंड इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज। तो ध्यान रखिएगा भूमि के 5 साधन होते हैं, सॉरी प्रोडक्शन के, तो यानी कि हमारा होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो लैंड होता है वो क्या होता है, पैसिव फॉर्म होता है उसका, ठीक है, यानी निष्क्रिय साधन होता है, यानी सक्रिय साधन नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी अपने मन से नहीं चल सकता है, जैसे कि ये अपने मन से कुछ भी कर ले ऐसा नहीं, उसके साथ कोई ना कोई मैन पावर होगा, वही उसके ऊपर कुछ कर सकता है। लैंड अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती। अमंग फॉलोइंग विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से प्रोडक्शन का फैक्टर कौन सा नहीं, तो लैंड है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल है, लेबर है, ठीक है, लेकिन सनलाइट नहीं है। तो लैंड वाले को क्या मिलता है, रेंट मिलता है, यानी कि लगान मिलता है। कैपिटल वाले को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा उसके बदले में। लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। सनलाइट, ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन का एक फैक्टर नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ध्यान रखिए इसमें जो भी हमारा दिया है वो क्या पूछ रहा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। दो ही तरीके की कॉस्ट होती है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, एवरेज तो लगाए तो यानी तीनों में एवरेज लगाए, लेकिन एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, टोटल कॉस्ट का फार्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये ध्यान रखिए, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, टोटल कॉस्ट। तो अब जैसे चेंज करने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का है, तो ध्यान रखिएगा टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। अब कहे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या करिए, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दीजिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। ध्यान रखिएगा इसमें केवल और केवल दो ही होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी वाला बिल्कुल सही होगा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी जहाँ पे ए तो इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिएगा 12, द डिमांड कर्व फेस्ड बाय इंडिविजुअल सेलर अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज। तो ध्यान रखिएगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जो डिमांड कर्व होता है तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके हमारा डिमांड कर्व बना होता है, इस तरीके, और ये मान लीजिए प्राइस है, तो ये प्राइस, एक प्राइस पे आप कितनी भी क्वांटिटी को बेच सकते हैं। जैसे यहाँ प्राइस चल रहा है 10 रुपए, तो 10 रुपए पे कोई चीज जितनी चाहे उतनी है बेच सकता है। तो ये ध्यान रखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और ये ध्यान रख लीजिए ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे ये एक समानांतर रेखा होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो ये हमारा जो कर्व होगा वो कहलाता है हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व। और ये किस में होता है, ये ध्यान रखिएगा परफेक्ट कंपटीशन में होता है। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन हो गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, कच्चे माल पर व्यय। तो ध्यान रखिए एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल। तो ये ध्यान रखिएगा रॉ मटेरियल यानी का मतलब होता है जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करे जाएंगे उतना हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, यानी वेरिएबल है। प्रोडक्शन के साथ जो जो बढ़ता जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घटता जाए या बढ़ता जाए। अगर प्रोडक्शन कम करो तो कम हो जाएगा और प्रोडक्शन ज्यादा करो तो ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, वो चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, बढ़ाओ घटाओ कुछ नहीं, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब उतना ही रहेगा। जैसे फैक्ट्री का रेंट है, चाहे प्रोडक्शन करिए चाहे ना करिए लेकिन आपको देना पड़ेगा, तो वो है फिक्स्ड कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा वेरिएबल कॉस्ट कच्चे माल पर व्यय क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि जितना आप कच्चा माल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कच्चा माल ज्यादा लगेगा, तो यानी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल पे जो खर्चा करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट है। अगला, व्हाट डज द सप्लाई कर्व इलस्ट्रेट इन इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखिएगा आपूर्ति वक्र के बारे में पूछ रहा है। तो आपूर्ति का मतलब है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व किस पर होता है, सॉरी सप्लाई कर्व।
तो सप्लाई कर्व होता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कितना सप्लाई करा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, सप्लाई कर्व अलग होता है, डिमांड कर्व अलग होता है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व कैसा होता है, ध्यान रखिएगा। तो सप्लाई कर्व क्या होता है, यह बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढलान लिए होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सप्लाई कर्व का मतलब ये होता है कि ये सप्लाई कर्व जो है हमारा इस तरीके बढ़ता है, इस तरीके ऐसे, यानी कि टेढ़ा बढ़ता है, यानी लेफ्ट टू राइट क्या होता है, वो ऊपर की ओर होता है। इसका मतलब ये इधर प्राइस होता है, ये इधर क्वांटिटी होती है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ जाती है, लोग कहते हैं और हमारा बिके ज़्यादा से ज़्यादा, तो और वो सप्लाई बढ़ा देते हैं अपनी। तो यानी कि जब चीज़ें रेट बढ़ता है तो जो सप्लायर होता है वो उन चीज़ों को और बेचना चाहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरीके ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए, व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेज व्हाट जनरली हैपेंस टू द सप्लाई। ध्यान रखिएगा, प्राइस जब बढ़ेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, हमारी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इन परफेक्ट कंपटीशन हाउ मेनी सेलर्स आर देयर। तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये एक परफेक्ट कंपटीशन का ये बना हुआ है कर्व, ये इस तरीके होता है, यानी ये प्राइस है, ये क्यू है, यानी क्वांटिटी है। ये वाई एक्सिस होता है, मैं बना दे रहा हूँ, वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ पर प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है। जहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे को काटते, यहीं पर हमारा पी यानी कि प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे परचेजर भी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अंडर परफेक्ट कंपटीशन हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड। तो प्राइस जो डिटरमाइंड होता है बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी मांग और सप्लाई, यानी डिमांड और सप्लाई जहां एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर ध्यान रखिएगा प्राइस डिसाइड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वांटिटी है, प्राइस एक दूसरे को काट रहे हैं, यहीं पर होगा, ठीक। और किसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमारा प्राइस डिसाइड होता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। क्या होता है, होमोजीनियस, माने एक ही जैसा का प्रोडक्ट बिकता है। जैसे गेहूं बिक रहा है तो गेहूं की बात हो रही है, एक ही जैसा गेहूं बिक रहा है। किसी की भी बात करें उनमें कोई अंतर नहीं होता है। ये ध्यान रखिए, किसमें होता है, ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मोनोपोली। तो मोनोपोली में ध्यान रखिएगा, ए मार्केट विद वन बायर। वन बायर का मतलब क्या होता है, केवल एक ही, सॉरी सेलर। अ मार्केट नोन यहाँ पर है, ठीक। अ मार्केट विद वन सेलर, यानी ध्यान रखिएगा मार्केट में केवल एक ही विक्रेता होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। आगे बढ़िए, इन ए मोनोपोली मार्केट हाउ इज द प्राइस डिटरमाइंड। तो मोनोपोली मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है, तो बाय द फर्म बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो फर्म की जितनी कॉस्ट आती है उसी के हिसाब से वो अपना प्राइस डिसाइड कर लेता है। इसमें कोई और किसी की दखलंदाजी नहीं होती, क्योंकि मोनोपोली यानी वो अकेले ही विक्रेता है, बेचने वाला। तो देखता है हमारी कॉस्ट कितनी आ रही, कितना प्रॉफिट लेना है हमको, अपने हिसाब से वो प्राइस डिसाइड कर लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ मोनोपोली। एकाधार की विशिष्ट विशेषता क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे विशिष्ट विशेषता यही है इसमें कि बैरियर्स टू एंट्री, यानी एंट्री की बाधाएं। वो जो एक विक्रेता होता है वो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर पूरा एकाधिकार कर लेता है। सारी चीज़ें जिससे रॉ मटेरियल और मशीनरी वगैरह जो है सब उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। और रॉ मटेरियल जितना है वो समझ लीजिए पूरा वही कैप्चर करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बाकी लोग उसमें भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो यही मेन इसका प्लस पॉइंट होता है, बैरियर्स टू एंट्री, दूसरा कोई एंट्री नहीं कर पाता इस तरीके। क्वेश्चन नंबर 23 की बात आ जाए, 23 में आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स डू फर्म प्रोड्यूस अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, यानी अलग अलग एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा। ये मतलब ये कि ये दोनों का मिला जुला रूप होता है, यानी कि मोनोपोली में भी इसमें समाया रहता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है वो दोनों का मिला जुला रूप होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं, लेकिन सब विक्रेता जो होते हैं अपने अलग अलग चीजें बना रहे होते हैं। जैसे साबुन की बात कर ले तो कोई लक्स बना रहा है, कोई डव बना रहा है, कोई पियर्स बना रहा है, तो कोई रेक्सोना बना रहा है, कोई लिरिल साबुन बना रहा है, अलग अलग साबुन बना रहे हैं, साबुन ही सोप
लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटी अलग अलग है उनकी, और वो अलग अलग तरीके से उसको बेचते हैं, ठीक है। तो सबके अपने अपने कस्टमर्स होते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अगला, हाउ डू फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट। तो ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएट कैसे कर देती है अपने प्रोडक्ट को, तो बाय एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, यानी वो इतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग करती है कि वो अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल अलग बता देती हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल ऐसे जैसे पियर्स वाला है तो पियर्स वाला ही अपनी एक अलग क्वालिटी बनाएगा, अलग प्रोडक्ट की रहेगी, और इतना एडवर्टीजमेंट करके उसको लोगों के दिमाग में बैठा देता है कि ये पियर्स सबसे अच्छा है। उसी तरह के किसी को डव समझ में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग कर करके इन लोगों को अपने मार्केट बना लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मार्केट पावर फॉर ए मोनोपोली। तो ये ध्यान रखिएगा मोनोपोली का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, ठीक है, क्या क्यों कंट्रोल कर लेता है मार्केट को, तो ये ध्यान रखिएगा कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो मार्केट पे इसलिए कैप्चर कर लेता है जितने भी रिसोर्सेस हैं, मैन पावर, उसके बाद जो मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, वो उसी के पास है, तो वो कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस कर लेता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ध्यान रखिएगा ये एब्सटेनेंस कॉस्ट भी होती है, अल्टरनेटिव कॉस्ट भी होती है, ट्रांसफर अर्निंग भी होती है, इसको हम संयम लागत, वैकल्पिक लागत, स्थानांतरित कमाई ये भी कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग रियल कॉस्ट नहीं कहते, तो ये इस नाम से पुकारा नहीं जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी हमारी कमाई है जिसको, या हमारा एक अवसर है जिसको हमने छोड़ दिया है। मान लीजिए किसी को 20,000 रुपया कहीं से मिल रहा था, लेकिन कहीं से उसको मिल रहा है मान लो 18,000 रुपये, लेकिन उसको कुछ सुविधाएं मिल रही है, तो वो क्या करेगा, 20,000 रुपये वाली अपॉर्चुनिटी को उसने छोड़ दिया, 18,000 वाली को स्वीकार किया। तो ये 18,000 वाली जो भी हमें चीज़ें मिल रही हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 20,000 रुपये। क्यों, क्योंकि जो हमने छोड़ दिया है, जिसको हमने इसको 18,000 को लेने के लिए जिसका त्याग कर दिया, यानी 20,000 का त्याग कर दिया, तो 20,000 रुपया हमारा क्या कहलाएगा, इस 18,000 रुपये की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है ऐसा अवसर जिसको हमने छोड़ दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके अन्य नाम है एब्सटेनेंस कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट एंड ट्रांसफर अर्निंग। अगला आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इंक्रीज कंटिन्यूअसली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो निम्नलिखित में कौन सी लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ लगातार बढ़ती है। तो उत्पादन में वृद्धि के साथ जाहिर सी बात है कौन सी लागत बढ़ेगी, हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एज पर इंक्रीज इन प्रोडक्शन द डिफरेंस बिटवीन एबीसी एंड एसी विल बी। तो यानी कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है, सॉरी एवरेज कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या होगा, इसके बीच में डिफरेंस हमारा डिक्रीज होगा, यानी घटता जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, तो जाहिर से वेरिएबल कॉस्ट की वजह से तो हमारा कॉस्ट बढ़ रही है टोटल कॉस्ट। तो ध्यान रखिए जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी टोटल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस हमारा कम होता जाएगा। When an additional unit is produced, the cost of extra unit is called। तो ध्यान रखिएगा जहां पर एडिशनल आ जाए, इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी एडिशनल आता है तो ध्यान रखिएगा मार्जिनल पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमारे 29 क्वेश्चन हो गए। 30 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आ जाइए। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट वेयर। औसत लागत सीमांत लागत के बराबर है जहां। तो ये ध्यान रखिएगा ये इस तरीके एवरेज कॉस्ट होता है, और ये वाला हमारा एवरेज कॉस्ट होता है ये, और ये नीचे से जो ये आ रहा है ये इसको काटते हुए ये ऊपर निकल जा रहा है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो जो एवरेज कॉस्ट होता है वो ऊपर होता है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे होता है, और इसको नीचे बिंदु से न्यूनतम एवरेज कॉस्ट पे इसको काट के ऊपर निकल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा औसत लागत सीमांत लागत के बराबर है जहां एवरेज कॉस्ट इज लोवेस्ट, यानी एवरेज कॉस्ट जो होता है सबसे कम होता है वहां पे, ठीक है, वो औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ इस पॉइंट पर जहां पर एवरेज कॉस्ट हमारा सबसे कम होता है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पैमाने का प्रतिफल और परिवर्तनशील अनुपात यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये दो हैं, इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो है वो किसके लिए होता है, वो हमारा ये हमारा शॉर्ट रन के लिए होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक,
आगे बढ़िए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वल रिटर्न्स विद एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, समान प्रतिफल के नियम के अनुसार परिवर्तनशील कारक की मात्रा में वृद्धि के साथ, तो ध्यान रखिएगा वृद्धि के साथ क्या हो जाता है हमारा मार्जिनल आउटपुट डिक्रीजेज, यानी जो हमारा सीमांत उत्पादन होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 इस तरीके हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 एक रह गया था इधर, प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू, तो उत्पादन फलन का क्या मतलब है, तो ध्यान रखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, तो यानी उत्पत्ति के जितने भी हमारे कारक हैं और जितना हमारा उत्पादन उनसे हो रहा है उसके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन। यानी उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, अभी आपको बताया था, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है, और कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनका मिला के जितना भी प्रोडक्शन होता है उसके बीच में जो भी रिलेशन हम बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट इज द एक्सटेंशन पाथ कॉल्ड, विस्तार पथ को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा फर्म के पैमाने की रेखा होती है, लाइन ऑफ स्केल ऑफ द फर्म, तो लाइन ऑफ स्केल का मतलब होता है किस स्केल पर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, यूनिट का विस्तार कितना होगा यानी हमारी क्षमता कितनी है, ठीक है, बनाने की, तो उस पर हमारा एक्सपेंशन पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ स्केल ऑफ द फर्म। द स्लोप ऑफ द एक्सटेंशन पाथ डिपेंड्स ऑन, तो ये ध्यान रखिएगा जो एक्सटेंशन पाथ का जो स्लोप होता है, ढलान होती है, किस पर निर्भर करती है, दोनों चीजों पर निर्भर करती है। द कॉस्ट रिलेटिवली ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कॉस्ट कितनी है, द शेप ऑफ द ओरिजिनेटिंग साइकिल, तो ये ध्यान रखिएगा दोनों पर निर्भर करती है। हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इधर भी देख लीजिएगा आप, इसमें मत जाइएगा, आगे बढ़िए। टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज वन मस्ट नो, तो संसाधनों के अनुकूलतम संयोजन का पता लगाने के लिए व्यक्ति को यह आवश्यक जानना चाहिए ये दोनों चीज, आईसो प्रोडक्ट मैप और आईसो कॉस्ट लाइन, ठीक है, यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितनी कॉस्ट हो रही है, दोनों को जानना हमारा बिल्कुल जरूरी होता है। अगला आ जाइए, रिटर्न टू स्केल इज रिलेटेड टू, तो रिटर्न टू स्केल जो होता है वो हमारा लॉन्ग रन के लिए होता है, ठीक है, और प्रोपोर्शनल वाला जो हमने बताया था वो शॉर्ट रन के लिए होता है। अगला हम 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 38 नंबर क्वेश्चन है, द मेन रीजन फॉर अप्लाइंग इंक्रीमेंटल रिटर्न टू स्केल आर, पैमाने पर वृद्धिशील रिटर्न लागू करने के मुख्य कारण है, तो ये ध्यान रखिएगा एफिशिएंसी ऑफ शेप, इनडिविजिबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, तो ये ध्यान रखिएगा आकार की दक्षता, यानी बड़े आकार पे हम लोग उत्पादन करते हैं तो ध्यान रखिएगा उससे हमें फायदा मिलता है। अभाज्यता, यानी कि किसी चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अपने हिसाब से उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, और किसी को हम नहीं दे सकते, हमारे पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी है या जो भी चीज़ है वो हम अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपने फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो भी चीज़ है वो सब स्पेशल है, एक्सपर्ट है, तो उसका भी हमें फायदा मिलता है। तो ये रिटर्न टू स्केल के सब मान्यता है, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अराइजेस ड्यू टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेविंग, इंटरनल और एक्सटर्नल सेविंग का मतलब होता है बाह्य और आंतरिक बचतें, यानी बाहरी का मतलब होता है सरकार रोड बना दे, पुल बना दे, सब बना दे तो हमें फायदा हो जाएगा, जल्दी हमारी चीजें आ जाएंगी, तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं, ठीक है, यानी कि हमारा फायदा होता है। और इंटरनल का मतलब होता है हमारे मशीनें अच्छी क्वालिटी की है, हमारे लेबर अच्छी क्वालिटी की है, वो टूट फूट नहीं होने देते, बहुत ध्यान से काम करते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं, ठीक है ना, तो ये सब क्या होती है, ये हमारी इंटरनल बचतें होती है। तो ये ध्यान रखिएगा इंटरनल एक्सटर्नल सेविंग्स क्या, फिर रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अराइजेस ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेविंग्स, ठीक है, तो इंटरनल और जब बाहरी और आंतरिक बचते होंगे तो जाहिर से हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि हमारा उत्पादन बढ़ता हुआ होगा। When proportional change in output is less than the proportional change in the quantity factor arises, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट इज लेस, यानी कम है, जितना हमने प्रोपोर्शनल चेंज किया फैक्टर में, जितना भी हमने प्रोडक्शन का जो फैक्टर था यानी उसमें कुछ चीजें बढ़ाई, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि पैमाने का घटता प्रतिफल। और अगर इसी तरीके मान लो बढ़ता हुआ मिले तो बोलेंगे पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। और अगर मान लीजिए प्रोडक्शन के फैक्टर पे बढ़ाने पर और हमारा उसी हिसाब से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो होगा पैमाने का स्थिर प्रतिफल, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, एक्सटर्नल सेविंग्स आर रिसीव्ड बाय, तो बाह्य बचतें प्राप्त होती है किसको, अनेक फर्मों को, जो भी फर्म है वहां पर होगी। अगर रोड बनी है
एयरपोर्ट बने हैं, सारी चीजें हैं, बिजली मिल रही है सबको, तो ये अनेक फर्मों सभी को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा जो फर्में उसमें एंगेज हैं। ऑन इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ प्रोडक्शन टू ए सर्टेन एक्सटेंट एवरेज कॉस्ट, यानी उत्पादन का एक पैमाना एक निश्चित सीमा तक बढ़ाने पर औसत लागत क्या होगा, यानी बहुत आपकी जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से आप चीजें बढ़ाते हो तो जाहिर सी बात है आपकी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो क्या होगी, घटेगी, यानी कि हमें चीजें कम में पड़ेंगी बनाने में, खर्चा कम आएगा हमारा। प्रॉफिट इज, तो ये ध्यान रखिएगा जो प्रॉफिट है वो क्या है हमारा, तो ये ध्यान रखिएगा अनसर्टेन रेसिडुअल है, यानी अनिश्चित अवशेष है, हमें पक्का पता नहीं होता कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू क्लार्क प्रॉफिट अराइजेज, क्लार्क के हिसाब से प्रॉफिट हमें क्यों होता है, तो ये ध्यान रखिएगा इन्होंने क्या दिया था, क्लार्क ने दिया था हमारा तो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दी थी, यानी कि लाभ का जोखिम सिद्धांत दिया था, इसका मतलब ड्यू टू रिस्क, यानी कोई व्यक्ति प्रॉफिट इसलिए कमाता है क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हैज बीन प्रोपाइंडेड बाय, लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये ध्यान रखिएगा प्रोफेसर शुम्पिटर के द्वारा दिया है। इन्होंने कहा जब आदमी कोई नई नई चीज लाता है, ठीक है, नए आइडिया लाता है, नई कुछ भी लाता है तो वो प्रॉफिट कमाता है, तो ये ध्यान रखिएगा लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत यानी इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट प्रोफेसर शुम्पिटर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 46, ग्रॉस प्रॉफिट इज, तो ध्यान रखिए ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कुल स्पष्ट लागतें जिनको हम स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं कि हमने इस पे पैसा खर्चा किया, तो जितना हमारे पास आया है और उसमें से जितना खर्चा हुआ है उसको घटा देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है निहित लागतें, निहित लागतें का मतलब होता है ऐसी लागतें होती हैं जिन पे हमारा पैसा खर्चा नहीं हुआ है, ठीक है, तो हमें पैसा नहीं देना पड़ा है, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जो हमने अपने पास से पैसा खर्चा किया है, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट बराबर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 47, द सप्लाई ऑफ रियल मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू किन्स, किन्स ने क्या कहा है, जो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो जितना भी सप्लाई करती है मनी की, तो उसको बोला है हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि धन की आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 है, द डिमांड फॉर मनी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंड्स मेनली ऑन, कार्य संपादन उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग मुख्य रूप से निर्भर किस पे करती है, यानी कोई भी आपको कार्य करना है अगर उस पर आप धन की मांग कर रहे तो वो जाहिर सी बात है आप किस पे देखोगे, द करेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी कि वो मांग निर्भर किस पे करेगी, द करेंट लेवल ऑफ इनकम, हमारी वर्तमान में इनकम कितनी है। द प्रोपोनेंट ऑफ लैंडेबल फंड थ्योरी, तो ध्यान रखिए उधार दे को सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, विक्सेल थे, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा इसको भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, उधार दे को सिद्धांत, द प्रोपोनेंट ऑफ लैंडेबल फंड थ्योरी किसने दी थी, विक्सेल ने दी थी। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगला पार्ट बी भी मैं डालूंगा अभी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पहले 50 क्वेश्चन है, अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। द टेंडेंसी टू मेक प्रॉफिट बाय प्रेडिक्टिंग इवेंट इट्स कॉल, यानी घटनाओं का पूर्वानुमान करके लाभ कमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, यानी कि इस तरीके की घटनाएं होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी कि सट्टा उद्देश्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये हमारा कि हाँ ऐसी घटनाएं घटेंगी, ये होगा, उसका रेट बढ़ेगा, तो इस हिसाब से जो शेयर में पैसा लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सट्टा उद्देश्य, यानी कि स्पेकुलेटिव मोटिव। ये 50 क्वेश्चन थे, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।